फिर उपस्थित हुई है एक नई थ्योरम के साथ। यहाँ पर आज हमारी जो थ्योरम है वो है, यदि f ग्रुप G से G डैश पर समाकारिता है तो f की अष्टी यानी जिसको हम कर्नेल बोलते हैं वो भी क्या होगी, हमारे G में क्या होगी, सब ग्रुप होगी। ये इस थ्योरम का स्टेटमेंट है यहाँ। ठीक है, अब आपको अष्टी के बारे में जानकारी है ही सभी को कि किस चीज को हम अष्टी कहते हैं। यहाँ पर वैसे मैंने पहले इस चीज को बता चुके थे, मैंने इसकी थ्योरी पढ़ी थी। इस वाली जो हमारी होमोमॉर्फिज्म वाली जो यूनिट है, यानी जो सेकंड यूनिट थी, इसकी हमने थ्योरी पढ़ी थी, तो उस समय पर ये सारी चीजें आपको बताई थी वहां पर। ठीक है, तो आज हम इस थ्योरम को कंप्लीट करेंगे। यानी यदि G से G डैश पर कोई समाकारिता है तो प्रत्येक समाकारिता की अष्टी होती है, ये हम जानते हैं, क्योंकि वो एक सेट होता है जो हमेशा उपस्थित होगा, चाहे वो छोटा रूप में हो चाहे बड़े रूप में होगा, जरूर वहां पर हो। तो समाकारिता की अष्टी सदैव क्या होती है, जिस ग्रुप से वो समाकारिता डिफाइन हो रही थी उसी ग्रुप क्या होती है, वो सब ग्रुप होती है वहां पर। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं हम कि जो अष्टी किसको कहते हैं। तो जो पहले जो बच्चे पढ़ चुके हैं उन्हें मैं बता भी चुका हूँ कि जैसे ये आपका ग्रुप है और ये दूसरा ग्रुप है, ये G ग्रुप है और ये कौन सा आपका G डैश ग्रुप है। ठीक है, और ये आपकी मैपिंग डिफाइन है F नाम से। ठीक है, तो हमने बात की थी कि समाकारिता की अष्टी की जो कर्नेल होता है, समाकारिता की अष्टी समाकारिता की अष्टी जो समाकारिता की अष्टी होती है वो किस तरीके से डिफाइन होती है, वो हमारे G के उन एलिमेंटों को लेकर चलती है। समाकारिता की अष्टी G के उन एलिमेंटों को रखती है जिनका F प्रतिचित्रण G डैश में आइडेंटिटी पर हो। तो G डैश की आइडेंटिटी को क्या मानते हुए आए अब तक इसकी आइडेंटिटी को मानते हुए आए E डैश कि G डैश की जो आइडेंटिटी होती है वो क्या होती है, E डैश होती है। ये हम अब तक यहाँ पर कंसीडर करते हुए आए। तो हमारी जो कर्नेल है वो किस तरीके से डिफाइन होती है, वो ये कहती है कि आप G के उन अवयवों को सिर्फ लो, इसमें किसमें, कर्नेल में। कर्नेल में किसको रखो, केवल उन एलिमेंटों को रखो, यानी x उन xओं को रखो जो कि सबसे पहले तो G के हो, यानी इसी में से लो आप उन एलिमेंटों को कर्नेल के अंतर्गत। लेकिन लो किस प्रकार से, इस तरीके से लो ताकि उनकी मैपिंग यदि मैं डिफाइन करूं, यहाँ पर उन सभी अवयवों की यदि मैं मैपिंग डिफाइन करूं, यानी F प्रतिचित्रण यहाँ पर निकालूं, तो परिणाम किस पर जाके रुके, E डैश पर जाकर रुके। इस तरीके के सारे एलिमेंट ले लो। तो एक तो हम जानते हैं, हमारा जाना पहचाना कि जो E होता है सदैव E डैश पर अपनी मैपिंग शो करता है, कि जो G का तत्समक अवयव होता है वो सदैव सामने वाले G डैश की तत्समक अवयव पर मैपिंग करता है। ये चीज तो हम जानते हैं, वेल नोन जानते हैं, अच्छे से जानते हैं ये चीज कि E तो बनाता है कम से कम। लेकिन E के अलावा भी ऐसे भी कुछ एलिमेंट वहां पर पॉसिबल हो सकते हैं जो कि ये काम कर रहे हो। तो वो एलिमेंट कैसे होंगे, जैसे कि वो यहाँ पर है वो सारे एलिमेंट, यानी जो भी एलिमेंट है आप उनको यहाँ रख लो सभी को, ये छोटे गोले के अंतर्गत। तो ये जो छोटा गोला है उस कंडीशन में क्या बन जाएगा, फिर आपका कर्नेल कहलाएगा। कब कहलाएगा, जब इसके प्रत्येक एलिमेंट की जो मैपिंग है वो इस E डैश पर आए, यानी इसका कोई भी एलिमेंट ले लो आप यहाँ पर, इस छोटे गोले के अंतर्गत से कोई भी एलिमेंट आप ले लो। अब छोटे गोले का मतलब ये नहीं हुआ कि सारा केवल यहीं पर होगा, भाई हो तो बाहर भी सकते हैं वो, लेकिन हम उन सभी को केंद्रित कर एक समूह बनाना है ना यहाँ पर, हमें तो एक सेट बनाना है वहां पर। तो उस कारण हम इसको किस में इंडिकेट कर रहे हैं, छोटे गोले के अंतर्गत उसको इंडिकेट कर रहे हैं कि जो भी हो ऐसा हो, जो भी ऐसा कार्य कर रहे हो उन सभी को हम यहाँ ले आओ। ठीक है, और फिर आप देखोगे कि ऐसा करने पर एक सेट आपके पास, यानी इतना एक छोटा गोला सा आपके पास बन जाएगा जिसमें प्रत्येक अवयव की मैपिंग कहां पर जाके रुकेगी, E डैश पर। और यदि ऐसा हो पाएगा तो ये जो गोला है आपका वो क्या कहलाएगा, तो इन अवयवों को हम क्या कहेंगे, समाकारिता की अष्टी का नाम लेंगे आप, जो कि इस कार्य को करती हैं। ठीक है, समझ रहे हो आप इस बात को। तो ये था हमारा समाकारिता की अष्टी का कॉन्सेप्ट। तो जब भी आप समाकारिता की अष्टी काम में लोगे तो ये कंडीशन आपको वहां पर बिल्कुल याद होनी चाहिए कि इसमें वो सारे एलिमेंट आएंगे G के जिनका परिणाम कहां पर जाता है, E डैश, यानी सामने वाले जो G डैश है उसके तत्समक अवयव पे जाके रुकता है। तो ऐसे सारे एलिमेंट आपके क्या कहलाएंगे, समाकारिता की अष्टी कहलाएंगे यहाँ पर। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए हमें इस थ्योरम को प्रूव करना है। तो आपको क्या दे रखा है, प्रूव आपको दिया है, क्या दिया है आपको कि जो F है यानी जो समाकारिता है यहाँ पर वो कहां से कहां पर है, G से G डैश पर है। समाकारिता कहां से कहां पर है, G से कहां पर है, G डैश पर। ठीक है, उसके बाद आपको क्या दे रखा है कि इसकी अष्टी, और आपको ये भी दे रखा है। बस आपको तो ये काम करना है यहाँ पर
कि जो जी का क्या बनाती है, ये सब ग्रुप बनाती है। आपको इतना सा काम करना है यहाँ पर। तो हमें और क्या दे रखा है यहाँ पर कि अष्टी कर्नेल दे रखा है, अष्टी दे रखी है। अष्टी किस प्रकार से होती है मैंने आपको बताई थी यहाँ पर कि अष्टी की जो डेफिनेशन होती है इस तरीके से होती है। तो कैसे आ जाएगी कि x such that is the element of G, एलिमेंट ऑफ G। और किस तरीके के x होंगे वो सारे, जो कि F में रखने पर आपको क्या दे, आइडेंटिटी एलिमेंट E डैश सामने वाले ग्रुप का, किसका, G डैश का आपको क्या दे, आइडेंटिटी एलिमेंट दे। तो ऐसे सारे अवयव किसके अंतर्गत आएंगे, हमारे इसके अंतर्गत वो आएंगे। जहां E डैश बराबर क्या है, G डैश का तत्समक अवयव। ठीक है, वैसे हमें ये चीज याद हो जानी चाहिए कि E डैश को हम यहाँ पर किससे इंडिकेट करेंगे, पूरी एक्सरसाइज के अंतर्गत G डैश के तत्समक अवयव के द्वारा उसको इंडिकेट करेंगे। कि जब E डैश की बात आएगी स्वतः समझेंगे कि ये निश्चित ही किसका तत्समक अवयव है, G डैश का। ठीक है, तो ये हमारे में दो चीज हमें यहाँ पर दे रखी थी। सिद्ध क्या करना है आपको, अब इस चीज पर आ जाते हैं। हमें यहाँ पर सिद्ध करना है कि जो K होगा वो क्या होगा, G का उपग्रुप होगा। ये हमें यहाँ पर प्रूव करना है। ठीक है, अब आपको पता चल गया होगा बिल्कुल कि ये जो सेट है, यानी जो इस तरीके का ये सेट है, ये क्या बन जाना चाहिए, G का उपग्रुप बन जाना चाहिए। तो वही पुरानी वाली थ्योरम हमारी कि सबसे पहले हमें क्या काम करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें ये दिखाना पड़ेगा कि जो K है वो क्या हो, नॉट इक्वल टू 5 हो, पहली कंडीशन। ठीक है, नॉट इक्वल टू 5 पहली कंडीशन। दूसरा क्या दिखाना पड़ेगा कि K के कोई भी दो एलिमेंट, कि लेट अस कंसीडर कि A, B इज द एलिमेंट ऑफ K, कि दोनों एलिमेंट K के। उसके बाद क्या आ जाना चाहिए कि A स्टार B इनवर्स इज आल्सो एलिमेंट ऑफ K। तो इन दोनों के बेसिस पे रिजल्ट कौन सा आ जाना चाहिए, ये वाला। यदि ऐसा आ पाएगा तो कह देंगे निश्चित ही कि क्या होगा यहाँ पर कि हमारा जो K है वो क्या होगा, सब ग्रुप होगा किसका, G का, क्योंकि एलिमेंट तो सारे G के ही थे। तो सब ग्रुप भी किसका बनेगा, वो G का ही बनेगा यहाँ पर। ठीक है, अब चलिए यहाँ से यहाँ तो हमने यहाँ पर क्या करना है सिद्ध कि K G का उपग्रुप होगा। तो सबसे पहले हमारा काम होगा कि इसको हम क्या प्रूव करें, नॉन एम्प्टी। तो हम जानते हैं चूंकि जो Fe होता है वो ऑलवेज कितना देता है, E डैश देता है। ये हम कहां से जानते हैं, प्रमेय से, प्रमेय 1 से जानते हैं। ये तो आप भले से नंबर मत डालना क्योंकि हमारे पास थ्योरम का ऑर्डर अलग अलग हो सकता है किताबों में। तो हम इसको क्या ले लेंगे, Fe इज इक्वल टू E डैश, किससे, प्रमेय की हेल्प से। कि हमें हमेशा से पता है ये चीज कि जब भी आप समाकारिता में Fe रखोगे तो आंसर कितना आता है, E डैश आता है। तो आपने क्या देखा कि ये तो इसी नियम को पालना कर रहा है, ये तो यानी ये जो है वो तो कहां पर होगा, E इस K में होगा। तो इसका मतलब क्या होगा, इंप्लाइज दैट कि जो E है आल्सो एलिमेंट ऑफ K। ठीक है, कि जो E है वो कहां पर पहुंच गया, K में, क्योंकि K में कौन से एलिमेंट आते हैं, K में तो वो सारे एलिमेंट आते हैं जो G के हो। तो हमारा जो E होता है वो G का तत्समक अवयव होता है, ये चीज तो पता है। फिर देखा ये इस नियम की पालना भी करना चाहिए। तो जैसे हमने E रखा तो आंसर कितना आया था, E डैश आया था। तो नियम को भी पालन कर रहा है, यानी E जो था हमारा वो वास्तव में किसका एलिमेंट था, K का। तो K में एक एलिमेंट आया नहीं आया, तो हमारा पहला काम हो गया ना यहाँ से कि K इज नॉट इक्वल टू 5, कि K का मान क्या नहीं है, रिक्त नहीं। तो क्या लिख दिया, दिस इंप्लाइज दैट कि K नेवर गोज टू 5। और ये हमारी पहली कंडीशन प्रूव हो गई यहाँ पर। अब सेकंड कंडीशन पर आते हैं। तो हमने क्या लिख लिया यहाँ पर कि माना A, B इज द एलिमेंट ऑफ K, कि दो एलिमेंट कहां से ले लिए, K से ले लिए। मैं ले सकते हैं दो एलिमेंट K से। अब आपने जब दोनों एलिमेंटों को K से ले लिया तो एक बड़ी खास बात है यहाँ पर कि जब K से एलिमेंट ले लिया तो ये किस नियम की पालना करेंगे यहाँ पर, तब कि जब दोनों एलिमेंटों को आपने K से लिया है तो वहां से आप क्या कह पाओगे कि भाई ये K में तो तभी बैठे होंगे जब आपने A को F में रखा होगा तो इसने भी E डैश दिया होगा, और जब आपने B को F में रखा होगा तो इसने भी क्या दिया होगा, E डैश ही दिया होगा। ठीक है, क्योंकि तभी आ सकते हैं कि जब ये A और B K के एलिमेंट है, यानी कर्नेल के एलिमेंट है, तो इस नियम की पालना बहुत जरूरी है। तो आपने F में A रखा होगा तब भी E डैश आया होगा, और आपने B रखा होगा तब भी क्या आया होगा, E डैश आया होगा। ठीक है, अब हमें क्या दिखाना है यहाँ पर, हमें तो इनका इनवर्स के लिए दिखाना है यहाँ पर। ठीक है, तो उसके लिए मैं आगे लेकर चले, चूंकि A स्टार B इनवर्स, हमने क्या ले लिया, A स्टार B इनवर्स इज एलिमेंट ऑफ, इस तरीके से लेकर चले। यहां पर हमने क्या ले लिया, A स्टार B इनवर्स यहाँ पर।
अब ए स्टार जो बी इनवर्स है, हमें इसके लिए वही परिणाम निकालना है कि ये जो परिणाम है वो भी कहां पर पहुंच जाएगा, कर्नेल में पहुंच जाएगा। ऐसा हमें यहाँ पर प्रदर्शित करना है। ठीक है, तो यहां से हमने इसको इस तरीके से लिख लिया ई डैश, तो ये भी क्या था, ई डैश था यहाँ पर। यहां से हमें क्या प्राप्त हो गया, यहां से हमें प्राप्त हुआ कि एफ ए इक्वल टू ई डैश एंड एफ बी इक्वल टू ई डैश। क्यों प्राप्त हुआ, क्योंकि दोनों के दोनों चीज ए और बी थे, हमने कहां से लिए, कर्नेल से। अब कर्नेल से लिए तो कर्नेल वाली प्रॉपर्टी भी फॉलो होनी चाहिए, तो हमने कर्नेल वाली प्रॉपर्टी को भी फॉलो करा दी। ठीक है, अब हम इन साधारण एलिमेंटों के साथ इस प्रकार से कार्य करते हैं कि ए स्टार बी इनवर्स, और इसका क्या निकालते हैं, एफ प्रतिचित्रण निकालते हैं। हो सकता है ऐसा, भाई है तो ये सारे के सारे एलिमेंट किसके, चाहे कर्नेल के होले, कर्नेल खुद कहां बैठा होता है, खुद ग्रुप में बैठा होता है, जिस ग्रुप से वो डिफाइन हो रहा था, तो ये दोनों भी कहां पर होंगे, ग्रुप में होंगे। तो इस प्रकार से प्राप्त परिणाम भी कहां पर होगा, डिफाइन जरूर होगा। अब हम जानते हैं कि समाकारिता ये कहती है कि यदि आप जी के कोई भी दो एलिमेंट लेते हो तो उनके परिणाम को इस तरीके से लिखा जाता है कि एफ ए ओ एफ ओ बी इनवर्स, इस तरीके से लिखते हैं उसको। अब ये बी इनवर्स था तो बी इनवर्स को ले लिया, ये ए था तो ए को ले लिया। ठीक है, इसको और आगे लिखा तो यहां से क्या प्राप्त हो गया कि एफ ए ओ, और यहां से क्या प्राप्त हो गया आपको, एफ बी का होल इनवर्स। ये हमने प्रमेय से कर लिया, प्रमेय नंबर जो 1 थी उससे, तो प्रमेय से हमने इसको इस तरीके से लिख दिया, क्योंकि जो इनवर्स होती है अंदर वो कहां पर आ सकती है, बाहर, तो ये बाहर आ गई यहां पर। ठीक है, अब देखिए आगे, तो हमने क्या लिया था कि एफ ए बी इनवर्स का एफ प्रतिचित्रण निकाला था, निकाल सकते हैं क्योंकि हमारी समाकारिता जी से जी डैश पर डिफाइन थी, तो ये तो किसी इसके जी के कोई भी दो एलिमेंट लेकर ऐसा काम कर सकती है। अब ये भले चाहे के हो चाहे किसी के हो, आ तो जी से ही रहे यहाँ पर, क्योंकि बड़ा ग्रुप तो कौन सा था, जी तो था, और जी के अंदर था के, तो वास्तविक रूप तो इनका यही है ना कि है तो एलिमेंट जी के ही, तो जी तो पहले से ही ग्रुप था, तो ग्रुप के मध्य यदि आप संक्रिया कराओगे तो परिणाम भी डिफाइन होता है और जी के अंतर्गत ही आता है। तो ये एलिमेंट हमने कहां से ले लिया, जी से, ए स्टार बी इनवर्स, और इसके ऊपर हमने एफ प्रतिचित्रण लगा दिया। समाकारिता ये कहते हैं कि ऐसा करने पर एफ ए अलग हो जाता है और एफ बी इनवर्स अलग हो जाता है, और दोनों के मध्य जी डैश वाली संक्रिया कार्य करती है यहाँ पर। ठीक है, अब हम जानते हैं प्रमेय 1 से कि यदि बी के ऊपर इनवर्स लगा हो तो इसका होल इनवर्स के रूप में हम उसको लिख सकते हैं। तो हमने इसको किसके रूप में लिख लिया, होल इनवर्स के रूप में, हो गया होल इनवर्स के रूप में। अब आगे बढ़ते हैं इसको लेकर यहाँ पर, तो आगे हमने क्या देखा कि जैसे इसको यहां पर ले लेंगे हम यहाँ पर, तो यहां से हमें क्या प्राप्त होगा, बराबर एफ ए स्टार बी इनवर्स बराबर, देखो एक तो है एफ ए, और एफ ए को तो आप पहले क्या कह चुके हो, ई डैश कह चुके हो, तो ये कह दिया ई डैश, तो उसके बाद संक्रिया है, तो उसके बाद दूसरा भी क्या आ जाएगा, ई डैश आएगा, क्योंकि यहाँ पर भी आप परिणाम पहले कह चुके हो कि जो एफ बी होता है वो भी क्या होता है, ई डैश होता है। ठीक है, अब आप जानते हो कि ये भी जी डैश का तत्समक अवयव है, ये भी जी डैश का तत्समक अवयव है, और आप जानते हो कि तत्समक अवयव का प्रतिलोम भी क्या होता है, खुद तत्समक अवयव ही होता है। ठीक है, उसके बाद उसके ई डैश के साथ उसकी संक्रिया कराएंगे तब भी आपको परिणाम क्या मिलेगा, वही मिलेगा यहाँ पर। तो यहाँ से हमें क्या मिल गया, ई डैश, यानी जो एफ ए स्टार बी इनवर्स है वो भी आपको क्या प्राप्त हो गया, ई डैश ही प्राप्त हो गया, क्योंकि तत्समक का प्रतिलोम, तत्समक का प्रतिलोम, तत्समक का प्रतिलोम भी तत्समक होता है, तत्समक का प्रतिलोम भी क्या होता है, तत्समक होता है। ठीक है, अब ऐसा यदि है तो यहां से हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, देखो यहां से यदि मैं बात करूं तो ये तो हमारा एक नियम बन गया, कौन सा नियम बन गया, ये तो यही नियम बन गया जो शुरुआत में कर्नेल की जो समाकारिता की जो अष्टी होती है, यानी कर्नेल जो होता है उसकी डेफिनेशन है ये, तो कि f में यदि आप कोई ऐसा x रखते हो कि परिणाम वो e डैश देता है तो वह x निश्चित ही k का होगा। तो इसके बेसिस पे क्या हो जाएगा कि ये जो क्या होगा, इंप्लाइज दैट कि जो a स्टार जो b इनवर्स है वो किसका एलिमेंट हो गया, k का एलिमेंट हो गया। कब के लिए, फॉर ऑल a, b इज द एलिमेंट ऑफ k, यानी इसके जो आधार थे a और b वो हमने ऑलरेडी कहां से लिए थे, k के लिए थे, और उनके लिए ये वाला परिणाम भी किसका हो गया, k का हो गया। तो ये हमारी कौन सी कंडीशन हो गई, सेकंड नंबर। तो परिणाम 1 व 2 से, परिणाम 1 कौन सा था आपका कि कर्नेल इज नेवर गोस टू 5, एक नंबर, और दूसरा क्या था कि a स्टार b इनवर्स इज एलिमेंट ऑफ k, जबकि a, b इज द एलिमेंट ऑफ k।
तो दोनों परिणामों के बेसिस पे हम क्या कह देंगे कि हमारा जो कर्नेल होता है वह भी जी का क्या होगा, सब ग्रुप ही होगा। तो इंप्लाइज दैट कि कर्नेल ऑफ समकारिता की अष्टी के, समकारिता की अष्टी के जी का उपग्रुप है। ठीक है, यानी जो समकारिता की अष्टी यानी कर्नेल ऑफ होमोमॉर्फिज्म इज सब ग्रुप ऑफ जी, कि जो हमारे पास समकारिता की अष्टी थी के वो किसकी हो गई, सब ग्रुप जी की सब ग्रुप यहाँ पर आपको प्राप्त हो गई। ठीक है, तो इस तरीके से हम इस थ्योरम को जो प्रूव करेंगे यहाँ पर बारी बारी स्टेप बाय स्टेप। तो सबसे पहले हमने जो चीज दी गई थी उनको नोट कर लिया, और जो करना है उस चीज को पहले ध्यान रखा। हमें इस के नाम के जो लिया था हमने यहाँ पर ये कि जो के नाम का जो सेट था इसको क्या प्रूव करना था, ग्रुप प्रूव करना था। ठीक है, तो ग्रुप प्रूव करने के लिए हमारे पास ये सारी कंडीशन होनी चाहिए कि पहली तो कि नॉट नॉन इक्वल टू 5 हो, तो पहले तो वो काम करना था। उसके बाद ये वाला रिजल्ट जो लिखा था ना यहाँ पर, तो सब चीजों को पहले ध्यान में करेंगे कि ऐसे ऐसे हमें किन किन रिजल्टों को यहाँ पर वेरीफाई करना है, तो उन रिजल्टों के अनुसार ही हम यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप वर्क करेंगे। ठीक है, एक बार आप नोट कर लीजिए।